आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ अच्छे से देखा है और सिर्फ वो बातें लेकर आए हैं जो यूपीएससी एग्जाम के लिए सच में काम आने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, एकदम आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार एस्पिरेंट्स और स्वागत है आज की डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज तारीख है 16 नवंबर 2025, 16 नवंबर 2025। आज का दिन ना कई मायनों में खास है और आज की खबरों में एक कॉमन थीम दिख रही है मुझे। अच्छा, क्या? वो है पुरानी व्यवस्थाएं और नई हकीकतें। कैसे हमारे पुराने कानून, हमारी पुरानी संस्थाएं आज की नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो चलिए इसी थीम को पकड़कर शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन से। तो आज का पहला टॉपिक जुड़ा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, मतलब प्रेस से। आज 16 नवंबर को भारत में नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई भी कहते हैं, उसकी स्थापना की याद में मनाया जाता है। पीसीआई ने 1966 में आज ही के दिन अपना काम करना शुरू किया था। और हर साल की तरह इस साल भी एक थीम है, और ये थीम आज के समय की सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत चुनौती को सीधे सीधे एड्रेस करती है। क्या है थीम? 2025 की थीम है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी अमिडस्ट राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब बढ़ती गलत सूचना के इस दौर में प्रेस की विश्वसनीयता को कैसे बचाया जाए। ये थीम तो अपने आप में एक पूरा ऐसे टॉपिक है। बिल्कुल, और इसी पर नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में पीसीआई की चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जो खतरे पैदा हो रहे हैं उस पर जोर देते हुए कहा, एआई कभी भी ह्यूमन माइंड की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने पत्रकारिता के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें गिनाई: जजमेंट, कॉन्शियंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेक, अंतरात्मा और जिम्मेदारी की भावना। एग्जैक्टली। ये वो मानवीय गुण हैं जो कोई मशीन, कोई एआई नहीं सीख सकता। और यहीं पर देखिए, आज की कहानी का पहला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ पीसीआई की चेयरपर्सन पत्रकारिता की आत्मा यानी एथिक्स की बात कर रही हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त सरकार का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी मीडिया रेगुलेशन को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है। मॉडर्नाइज कैसे? खासतौर पर नया प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट या पीआरपी एक्ट 2023 और उससे जुड़ा प्रेस सेवा पोर्टल। सरकार का कहना है कि ये सब पब्लिशर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, तो एक तरफ सुविधा देने की बात है और दूसरी तरफ विश्वसनीयता बचाने की चुनौती। चलिए इसे यूपीएससी के नजरिए से ब्रेक डाउन करते हैं। ये पूरा मामला जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। बिल्कुल। फिर पीसीआई जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज की भूमिका और ई गवर्नेंस, सब कुछ शामिल है। और ये सिर्फ पॉलिटी तक सीमित नहीं है। जीएस पेपर 3 में एआई और सोशल मीडिया से फैलने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सही बात है। और जीएस पेपर 4 एथिक्स में तो ये मीडिया एथिक्स का कोर केस स्टडी है। पीसीआई को मॉरल वॉचडॉग कहा जाता है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो आज के डिजिटल युग में इफेक्टिव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसी मॉरल वॉचडॉग यानी पीसीआई को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। ये है क्या और इसकी शक्तियां असल में हैं कितनी? देखिए, पीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे संसद के एक कानून प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के तहत बनाया गया है। ये ऑटोनोमस है, मतलब स्वायत्त है, और इसके पास क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। क्वाजी जुडिशियल, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि पीसीआई एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह है।
अच्छा। वो किसी छात्र को डांट सकती हैं, चेतावनी दे सकती हैं या क्लास से बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन उसे स्कूल से हमेशा के लिए नहीं निकाल सकती। वो अधिकार तो सिर्फ स्कूल बोर्ड के पास है ना? हाँ, सही है। इसी तरह पीसीआई किसी अखबार या पत्रकार को वॉर्न, एडमोनिश और सेंसर कर सकती है, मतलब चेतावनी दे सकती है, निंदा कर सकती है या भर्त्सना कर सकती है, पर जुर्माना या जेल की सजा नहीं दे सकती। इसके पास प्यूनिटिव पावर्स नहीं है। तो मतलब इसके पास असल में दांत नहीं है, इसे टूथलेस टाइगर भी तो कहते हैं। कई बार कहते हैं, हाँ। और इसका असल मकसद डबल एज्ड है। दो मुख्य मकसद हैं इसके। पहला, प्रेस की आज़ादी की रक्षा करना एक ढाल की तरह, और दूसरा, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और सुधारना। और इसकी संरचना कैसी है? इसमें कौन लोग होते हैं? इसकी संरचना भी इसी संतुलन को दर्शाती है। इसके चेयरमैन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं, और इसमें 28 दूसरे सदस्य होते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री और पार्लियामेंट से आते हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब आते हैं उस विरोधाभास पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सरकार का नया पीआरपी एक्ट 2023। सरकार तो इसे एक बड़े सुधार की तरह पेश कर रही है। हाँ, सरकार का पक्ष ये है कि ये कानून 1867 के कॉलोनियल एरा कानून की जगह ले रहा है, जो आज के समय में मतलब पूरी तरह आउटडेटेड था। 1867, ये तो बहुत ही पुराना है। बहुत पुराना। पहले किसी भी अखबार या मैगजीन को शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, डिक्लेरेशंस फाइल करनी पड़ती थी। अब उस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, प्रेस सेवा पोर्टल के जरिए। तो ये डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, प्रक्रिया आसान हो रही है। फिर आलोचक इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? Where's the catch? आलोचकों का कहना है कि सुविधा की आड़ में नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 का हवाला देते हैं, जिसमें भारत की रैंक 180 देशों में 151st है। 151st, ये तो कोई अच्छी रैंक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ये इंडेक्स निकालता है, वो भारत में पत्रकारों पर हिंसा और मीडिया ओनरशिप के कुछ ही हाथों में सिमटने जैसे मुद्दों पर लगातार चिंता जताता है। तो इस नए पीआरपी एक्ट में ऐसा क्या है जिससे ये नियंत्रण का डर पैदा हो रहा है? इसमें 2 प्रावधान हैं जो सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। पहला, ये नए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी पब्लिकेशन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल करने की एक तरफा शक्ति देता है। अच्छा। और दूसरा, जो और ज्यादा विवादास्पद है, ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे टेररिस्ट एक्ट्स या एक्ट्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए दोषी ठहराया गया है, वो कोई पीरियोडिकल नहीं चला सकता। लेकिन ये तो सही लगता है। मतलब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को मीडिया चलाने की इजाजत क्यों मिलनी चाहिए? देखिए, सरफेस लेवल पर यह बिल्कुल सही लगता है, पर समस्या इन शब्दों के वेग होने में है, अस्पष्ट होने में है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की परिभाषा बहुत व्यापक हो सकती है। मतलब इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। नहीं। तो आलोचकों को डर है कि क्या सरकार की किसी नीति की बहुत तीखी आलोचना करना सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ माना जा सकता है? क्या इसका इस्तेमाल उन आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा सकता है जो सरकार से सवाल पूछती हैं? मैं समझ गया। तो यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। सरकार एक हाथ से प्रक्रिया को आसान बना रही है, ऑनलाइन कर रही है, और दूसरे हाथ से कंटेंट को नियंत्रित करने की शक्ति बढ़ा रही है। तो सवाल यह है कि असल मकसद क्या है, सुविधा या नियंत्रण? एग्जैक्टली। और यही मेंस के आंसर में क्रिटिकल एनालिसिस का कोर पॉइंट बनेगा। बिल्कुल। तो एक तरफ मीडिया की जवाबदेही की बात हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि सरकार की अपनी वित्तीय जवाबदेही तय करने वाले स्तंभ यानी सीएजी की भूमिका कैसे बदल रही है। आज 16 नवंबर को ऑडिट दिवस भी मनाया गया। ये दिन 1860 में भारत के पहले ऑडिटर जनरल सर एडवर्ड ड्रमंड के पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। और इस ऑडिट दिवस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के संजय मूर्ति ने एक बहुत बड़ी और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली घोषणा की है। ये गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। क्या घोषणा की है? कैग अब देश के 101 यानी 101 शहरों में ईज ऑफ लिविंग का एक राष्ट्रव्यापी ऑडिट करेगा। ईज ऑफ लिविंग का ऑडिट? ये तो पारंपरिक ऑडिट से बहुत अलग है। अब तक तो हम सुनते आए कि सीएजी सिर्फ सरकारी खर्चों का हिसाब किताब जांचता है, मतलब पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं। यही तो इस खबर का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये पारंपरिक ऑडिट से मीलों आगे है।
अब तक सीएजी, जैसा आपने कहा, फाइनेंशियल ऑडिट करता था, मतलब ये देखना कि खाते सही हैं या नहीं, और कंप्लायंस ऑडिट करता था, यानी ये देखना कि नियम कानून का पालन हुआ है या नहीं। लेकिन ये नया जनादेश परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की ओर एक निर्णायक बदलाव है। परफॉर्मेंस ऑडिटिंग ये सवाल नहीं पूछता कि पैसा कैसे खर्च हुआ, वो ये सवाल पूछता है कि क्या जनता के पैसे से जनता का जीवन बेहतर हुआ। वाह, ये तो अ गेम चेंजर हो सकता है। तो इस ऑडिट में क्या-क्या देखा जाएगा? ये ऑडिट, जो 40 करोड़ से ज्यादा शहरी नागरिकों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा, 3 मुख्य नागरिक केंद्रित आयामों की जांच करेगा। कौन-कौन से? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। क्या शहर में सड़कें, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं? दूसरा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या शहर रहने लायक है? क्या हवा साफ है? कचरा प्रबंधन कैसा है? और तीसरा, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या शहर में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? क्या एमएसएमईज को सपोर्ट मिल रहा है? चलिए, अब इसे यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ते हैं। जीएस पेपर 2 में सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान ने सीएजी को आर्टिकल्स 148 से 151 में एक बहुत खास और स्वतंत्र भूमिका दी है। बिल्कुल। आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 149 उसके कर्तव्यों और शक्तियों की, और आर्टिकल 151 कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, जो उसे संसद या विधानसभा में रखवाएंगे। और सीएजी को गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स यानी सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन शहरों का यानी अर्बन लोकल बॉडीज का ऑडिट तो राज्यों का विषय है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्थानीय निकायों के ऑडिट को राज्य विधानसभाओं के विवेक पर छोड़ दिया था, और इससे एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी गैप पैदा हो गया था। अच्छा, मतलब कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था? कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। शहरों में पैसा कैसे खर्च हो रहा है, इसकी कोई राष्ट्रव्यापी मानकीकृत जांच नहीं हो पाती थी। ये नया ऑडिट उसी गैप को भरने की एक सीधी कोशिश है। तो ये घोषणा सीएजी की भूमिका में एक बड़ी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का संकेत है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक एवोल्यूशन है। ये घोषणा सीएजी के रेट्रोस्पेक्टिव वॉचडॉग यानी पीछे देखकर गलतियां निकालने वाले पहरेदार से प्रोस्पेक्टिव इनेबलर ऑफ गुड गवर्नेंस यानी भविष्य में अच्छे शासन को सक्षम बनाने वाले की भूमिका में आने का प्रतीक है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की। हमारे ज्यादातर शहर डेटा पुअर हैं। नगर पालिकाओं के पास रिलायबल डेटा ही नहीं होता। तो एक नेशनल परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाने से पहले हमें म्यूनिसिपल लेवल पर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, वरना ये गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला मामला हो जाएगा। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर ये सफल होता है तो इसका विकसित भारत 2047 के विजन पर क्या असर पड़ेगा? अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो शहरों को विकास का इंजन बनना होगा। ये ऑडिट शहरी शासन में उन विफलताओं का पता लगाएगा जो इस इंजन को रोक रही हैं। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, आगे चलकर इस ऑडिट के नतीजों को फाइनेंस कमीशंस द्वारा यूएलबीज को दिए जाने वाले परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स से जोड़ा जा सकता है। मतलब जो शहर अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देगा, जो ईज ऑफ लिविंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे विकास के लिए केंद्र से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये एक बहुत शक्तिशाली सुधार हो सकता है। कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स में आज की तीसरी खबर अरुणाचल प्रदेश से है, और ये भी पुराने कानून नई हकीकत की थीम से बिल्कुल जुड़ती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट APFRA 1978 के ड्राफ्ट रूल्स की जांच के लिए बनी हाई पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बदल दिया है। हाँ, और ये बदलाव अपने आप में एक कहानी कहता है। पहले इस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के गृह मंत्री थे, जो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अब उनकी जगह गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ब्रोजेंद्र प्रसाद काटाके को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को डीपोलिटिसाइज करना चाहती है और इसे एक कानूनी नजरिए से, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के नजरिए से देखना चाहती है। ये APFRA कानून है क्या, और ये 46 साल बाद अचानक खबरों में क्यों आ गया? ये कानून 1978 में बना था, लेकिन तब से ये कोल्ड स्टोरेज में था। मतलब कानून तो था, पर उसे लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए गए थे। अच्छा। ये कानून फोर्स, इंड्यूसमेंट और फ्रॉडुलेंट मीन्स यानी बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाता है।
अब सरकार इसे लागू करना चाहती है और यहीं से टकराव शुरू हो रहा है। टकराव किनके बीच हैं? एक तरफ है स्वदेशी समूह, जैसे इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश IFCSAP। उनका तर्क है कि अरुणाचल की मूल जनजातीय संस्कृतियों और धर्मों जैसे दोनी पोलो को बचाने के लिए ये कानून जरूरी है। वो 1971 से 2011 के सेंसस डेटा का हवाला देते हैं। क्या कहता है वो डेटा? उस डेटा के मुताबिक राज्य में ईसाई आबादी में बढ़ोतरी हुई है और स्वदेशी धर्मों को मानने वालों की संख्या में गिरावट आई है। दूसरी तरफ है ईसाई समूह जैसे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF। उनका कहना है कि ये कानून आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये तो सीधे सीधे फेथ वर्सेस राइट्स का मामला है। इस पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? संविधान का आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस पर सबसे निर्णायक फैसला 1977 में आया था, रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस। रेवरेंड स्टैनिस्लॉस केस 1977, ये तो फंडामेंटल राइट्स में पड़ा है। बिल्कुल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि धर्म का प्रोपगेट यानी प्रचार करने के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट यानी धर्मांतरण करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्मांतरण से पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को खतरा हो तो राज्य उसे रोकने के लिए कानून बना सकते हैं। तो जस्टिस केटगे की कमेटी का काम अब बहुत मुश्किल होने वाला है। उन्हें एक फाइन बैलेंस बनाना होगा। बहुत मुश्किल। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि इस कानून को लागू करने के जो नियम बनेंगे वो संवैधानिक रूप से मजबूत हों और स्टैनिस्लॉस जजमेंट के दायरे में हों। उन्हें इंड्यूसमेंट यानी प्रलोभन जैसे शब्दों की बहुत साफ परिभाषा देनी होगी ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। और मुझे लगता है पुट्टास्वामी जजमेंट भी यहाँ रेलेवेंट होगा। एग्जैक्टली। उन्हें स्टैनिस्लॉस के फैसले को पुट्टास्वामी 2017 जजमेंट, जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, के साथ भी संतुलित करना होगा, क्योंकि किसी का धर्म चुनना उसकी निजता का भी एक अहम हिस्सा है। चलिए अब इकोनॉमी के सेक्शन पर आते हैं। यहाँ भी विकास की रफ्तार पकड़ने की कोशिश दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी मोर्थ ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करने का लक्ष्य रखा है। ये एक बड़ी घोषणा है, खासकर इसलिए क्योंकि ये 3 साल की एक तरह की मंदी के बाद आई है। प्रोजेक्ट अवार्ड्स जो FY 2023 में 12,000 किलोमीटर के चरम पर थे, वो FY 2025 में घटकर सिर्फ 6,000 किलोमीटर रह गए थे। तो ये मंदी क्यों आई थी? मंत्रालय का कहना है कि ये मंदी एक जानबूझकर उठाया गया कदम था, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। उनका फोकस नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने से ज्यादा पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर था। तो अब ये नया लक्ष्य अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल है। GS पेपर 3 इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ भारत की आर्थिक रणनीति का एक मुख्य आधार है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स करती है, खासकर सड़कों पर, तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब 1 रुपए का सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करता है। स्टील, सीमेंट, लेबर की मांग बढ़ती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आकर्षित होता है, जिसे क्राउडिंग इन कहते हैं। ये 10,000 किलोमीटर का नया लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर को यही भरोसा दिला रहा है कि सरकार का कैपेक्स लेड ग्रोथ मॉडल वापस पटरी पर है। और ये PM गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP जैसे बड़े कार्यक्रमों से कैसे जुड़ता है? ये उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है। NIP का लक्ष्य 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है और गति शक्ति का मकसद मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाना है। ये सड़कें उसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं। अब चुनौती भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी जैसी पुरानी बाधाओं को तेजी से दूर करने की होगी। ठीक है। इकोनॉमी में दूसरी खबर प्लास्टिक्स इंडस्ट्री से है और ये सस्टेनेबिलिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी प्लेक्स काउंसिल के 70वें स्थापना दिवस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए हैं। और ये दोनों लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करते हैं। पहला लक्ष्य है सस्टेनेबिलिटी का, प्लास्टिक का 100% रीयूज और रिसाइकलिंग सुनिश्चित करना। 100% रीयूज एंड रिसाइकलिंग, ये तो बहुत एम्बिशियस है। बहुत।
और दूसरा लक्ष्य है इकोनॉमिक ग्रोथ का। 5 साल में डोमेस्टिक मार्केट को $100 बिलियन और एक्सपोर्ट को $25 बिलियन तक पहुंचाना। पहली नजर में ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधाभासी लगते हैं। ज्यादा उत्पादन, ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब ज्यादा प्लास्टिक और ज्यादा कचरा। यहीं पर मंत्री के बयान की गहराई छुपी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों लक्ष्य विरोधाभासी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। ये इस बात की सीधी स्वीकृति है कि 21वीं सदी में आर्थिक विकास बिना सस्टेनेबिलिटी के संभव नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए, दुनिया भर में नॉन टैरिफ बैरियर्स बढ़ रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका सीधा मतलब है, अगर आपका प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो विकसित देश उसे अपने बाजार में आने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो सरकार का उद्योग को साफ संदेश है, $25 बिलियन का निर्यात लक्ष्य तभी हासिल होगा जब आप सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएंगे। प्रिसाइसली। स्थिरता अब केवल एक पर्यावरणीय मजबूरी नहीं, बल्कि एक आर्थिक जरूरत एंड इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बन गई है। भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री, जिसमें ज्यादातर MSMEs हैं, अगर वो हाईटेक रिसाइकलिंग में निवेश नहीं करेगी तो वो ग्लोबल मार्केट से बाहर हो जाएगी। ये GS पेपर 3 एनवायरनमेंट इकोनॉमी के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का एक बेहतरीन केस स्टडी है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। 2 छोटी पर अहम खबरें हैं। पहली, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय दूतों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये एक रूटीन डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज लगती है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। अमेरिका भारत का एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इस तरह के सम्मेलनों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि अमेरिका में काम कर रहे भारत के सभी राजनयिक एक ही सुरे में बात करें और भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को मिलकर हासिल करें। पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए ये जरूरी है। और दूसरी खबर है कि अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये US चाइना संबंधों में चल रहे तनाव को और बढ़ाएगा। अमेरिका अपने ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान की आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और किसी भी विदेशी सैन्य सहायता का कड़ा विरोध करता है। ये घटना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन को दर्शाती है। अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के एक बेहद गंभीर और चिंताजनक टॉपिक पर। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार विस्फोट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट AN और ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड TATP का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण इस्तेमाल किया गया था। TATP का नाम आते ही हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के कान खड़े हो जाते हैं। इसे इसके उपनाम मदर ऑफ सेटन से जाना जाता है। मदर ऑफ सेटन? हाँ, और ये नाम इसकी बेहद अस्थिर, हाईली वॉलेटाइल प्रकृति की वजह से पड़ा है। ये गर्मी, घर्षण या मामूली झटके से भी फट सकता है, जिससे इसे बनाना और संभालना खुद आतंकवादियों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। ये हमारे सिक्योरिटी सेटअप के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? इसे समझने के लिए हमें दोनों विस्फोटकों की प्रकृति को समझना होगा। अमोनियम नाइट्रेट AN एक ड्यूअल यूज केमिकल है। ये खेती में उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन एक डेटोनेटर के साथ मिलकर ये एक शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। और TATP? असली खतरा TATP है। ये एक होममेड एक्सप्लोजिव है। होममेड एक्सप्लोजिव मतलब घर में बनाया हुआ? हाँ, मतलब इसे आसानी से बाजार में मिलने वाली चीजों से बनाया जा सकता है, जैसे एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो ब्लीच में होता है, और एक मिनरल एसिड। इसका इस्तेमाल आइसिस जैसे वैश्विक आतंकी समूहों की पहचान रहा है। 2015, 2015 के पेरिस हमलों और 2016, 2016 के ब्रसेल्स बॉम्बिंग्स में इसी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है इसका डिटेक्शन, यानी इसे पकड़ पाना। TATP नाइट्रोजन फ्री है। नाइट्रोजन फ्री, इसका क्या मतलब है? ज्यादातर पारंपरिक विस्फोटक डिटेक्टर जो एयरपोर्ट्स और दूसरी जगहों पर लगे होते हैं, वो RDX या TNT जैसे नाइट्रोजन बेस्ड विस्फोटकों को सूंघने के लिए डिजाइन किए गए हैं। TATP अपनी केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से इन डिटेक्टरों को चकमा दे सकता है, वो इसे पकड़ ही नहीं पाते। ओह, यहाँ पर हमारी पुरानी व्यवस्था, नई हकीकत वाली थीम फिर सामने आती है। हमारे पुराने डिटेक्शन मेथड्स इस नए खतरे के सामने नाकाफी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। TATP की पुष्टि ये दिखाती है कि आतंकी खतरा अब सिर्फ मटेरियल्स को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं रहा, ये नॉलेज को कंट्रोल करने की लड़ाई बन गया है। ये बहुत गंभीर बात है।
सोचिए, आरडीएक्स की तस्करी रोकना फिर भी संभव है, लेकिन बम बनाने की जानकारी जो इंटरनेट पर मौजूद है उसे रोकना लगभग असंभव है। ये घटना हमारी आंतरिक सुरक्षा में दोहरी विफलता को उजागर करती है। पहली, ड्यूल यूज रसायनों के नियमन में विफलता। 30-40 किलो अमोनियम नाइट्रेट आतंकवादियों तक कैसे पहुंचा? और दूसरी, इस ज्ञान आधारित खतरे का सामना करने में विफलता। ये जीएस पेपर 3 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इस गंभीर माहौल से निकलकर कल्चर एंड हेरिटेज के खूबसूरत टॉपिक पर चलते हैं। असम से एक बहुत अच्छी खबर है, जहां एक 500 साल पुरानी विरासत घर लौट रही है। असम सरकार ने प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र के लिए ब्रिटिश संग्रहालय के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी न्यूएंस है जिसे समझना जरूरी है। ये समझौता एक लोन यानी ऋण के लिए है, स्थायी वापसी यानी रिपैट्रिएशन के लिए नहीं। अच्छा, तो ये हमेशा के लिए वापस नहीं आ रहा? नहीं, इस वस्त्र को 2027 यानी 2027 में 18 महीने की एक प्रदर्शनी के लिए असम लाया जाएगा। लेकिन इस समझौते में एक शर्त है जो इससे और भी खास बना देती है। बिल्कुल, और वो शर्त ही इस खबर का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। शर्त ये है कि असम सरकार को गुवाहाटी में एक स्टेट ऑफ द हार्ट संग्रहालय का निर्माण करना होगा, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप अपने सीएसआर के तहत बनाएगा। वाह! और ये संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम के कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा। ये विकास भी विरासत भी यानी विकास भी विरासत भी मॉडल का एक आदर्श उदाहरण है। विरासत है वस्त्र की वापसी, और विकास ये है कि इस वापसी के लिए राज्य में एक विश्व स्तरीय परमानेंट एसेट बन रहा है। ये वृंदावनी वस्त्र है क्या, और इसका इतना सांस्कृतिक महत्व क्यों है? ये 16वीं सदी का असम का एक रेशमी टैपेस्ट्री है, मतलब एक तरह का बुना हुआ वस्त्र। इसे 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बनाया गया था। और इसमें क्या दर्शाया गया है? ये वस्त्र भागवत पुराण पर आधारित वृंदावन में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का एक अद्भुत दृश्य वर्णन है। लेकिन ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये श्रीमंत शंकर देव की पूरी फिलॉसफी का प्रतीक है। श्रीमंत शंकर देव और उनके एकशरण धर्म के बारे में थोड़ा और बताइए। श्रीमंत शंकर देव ने असम में एकशरण धर्म की स्थापना की, जो एक नियो वैष्णवाइट सुधार आंदोलन था। उन्होंने जटिल वैदिक कर्मकांडों और जाति व्यवस्था को खारिज किया और एक ईश्वर कृष्ण की सरल भक्ति पर जोर दिया। मतलब अ वेरी इगैलिटेरियन एंड एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ वर्शिप। बिल्कुल। और वृंदावनी वस्त्र इसी भक्ति केंद्रित सुलभ दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाने का एक पेडागॉजिकल टूल था, एक टीचिंग एड था। ये दिखाता है कि कैसे कला का इस्तेमाल सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए किया जा सकता है। जीएस पेपर 1 कल्चर के लिए ये एक बेहतरीन टॉपिक है। अब हम आज के 2 महत्वपूर्ण संपादकीय विश्लेषणों पर आते हैं। पहला संपादकीय द हिंदू से है, जिसका शीर्षक है स्विंग बट नॉट मिस। ये संपादकीय WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 का विश्लेषण करता है। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत 2025 तक टीबी को खत्म करने का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य चूक गया है। अच्छा। संपादकीय का शीर्षक इसी बात को दर्शाता है। हमने कोशिश अच्छी की, द स्विंग, लेकिन निशाना चूक गया, द मिस। तो द स्विंग क्या है? हमने क्या हासिल किया है? रिपोर्ट में काफी सराहनीय लाभ दिखाए गए हैं। भारत में टीबी के नए मामले, जिन्हें इंसिडेंट्स कहते हैं, 2015-2015 और 2024-2024 के बीच 21% कम हुए हैं। मृत्यु दर 28% कम हुई है और ट्रीटमेंट कवरेज 92% तक पहुंच गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव हैं। तो फिर मिस क्यों हुआ? कहाँ कमी रह गई? संपादकीय 5 लगातार बनी हुई समस्याओं की पहचान करता है। पहली, ग्रामीण क्षेत्रों में निदान में कमी, गैप्स इन डायग्नोसिस। दूसरी, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, टीबी आज भी गरीबी की बीमारी बनी हुई है। तीसरी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR टीबी का बढ़ता बोझ। चौथी, दवाओं की बार बार होने वाली कमी, फ्रीक्वेंट ड्रग शॉर्टेजेस। और पांचवी, कुपोषण की चुनौती, जो टीबी का एक प्रमुख ड्राइवर है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारत की टीबी समस्या सिर्फ एक मेडिकल फेलियर नहीं, ये एक गवर्नेंस फेलियर है, खासकर लास्ट माइल डिलीवरी में।
जिसका शीर्षक है टू लिटिल मच लेटर। ये संपादकीय इन नियमों के फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन यानी चरणबद्ध रोल आउट की आलोचना करता है। इसका मुख्य तर्क ये है कि ये नियम बहुत कम, बहुत बाद में आए हैं। ये कंपनियों, जिन्हें कानून में डेटा फिड्यूशरीज कहा गया है, को कानून का पालन करने के लिए एक बहुत लंबा ट्रांजिशन टाइम देता है। ये फेज्ड रोल आउट कैसा है? मतलब क्या-क्या कब लागू होगा? इसे 3 चरणों में बांटा गया है। फेज 1 जो तत्काल लागू हो गया है, उसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीबी की स्थापना के नियम हैं। ठीक है। फेज 2 जो 12 महीने बाद लागू होगा, उसमें कंसेंट मैनेजर्स के पंजीकरण के नियम हैं। लेकिन सबसे जरूरी फेज 3 जिसमें कंपनियों पर कंसेंट लेने, डेटा ब्रीच की रिपोर्टिंग करने और यूजर राइट्स देने जैसे मुख्य दायित्व लागू होंगे, वो 18 महीने बाद यानी मई 2027 में लागू होगा। 18 महीने बाद। तो इसका आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा मतलब ये है कि आम नागरिक के लिए इस कानून के जो मुख्य गोपनीयता संरक्षण है, वो अगले 1.5 साल तक कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होंगे। कंपनियों को अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए लंबा समय मिल गया है, लेकिन नागरिकों को अपनी प्राइवेसी के अधिकारों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। ये एक क्विक रिवीजन राउंड होगा। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। 2025 प्रेस डे थीम सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी अमिडस्ट राइजिंग मिसइंफॉर्मेशन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिशर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF। इंडियाज रैंक 151st। 151st। CAG आर्टिकल 148। TATP निकनेम मदर ऑफ सेटन। वृंदावनी वस्त्रा। सेंट श्रीमंता शंकरदेवा। स्टैनिस्लॉस वर्सेस MP केस। आर्टिकल 25। राइट टू कन्वर्ट। DPDP रूल्स कोर ऑब्लिगेशन रोल आउट May 2027। ये वो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। हम हर प्रश्न के मॉडल उत्तर की संरचना पर विस्तार से बात करेंगे। पहला सवाल GS2 पॉलिटी से है। Analyze the new press and registration of periodicals PRP Act 2023. Does it successfully balance the ease of doing business for publishers with the constitutional mandate of freedom of speech under Article 19(1)(a)? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका उत्तर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में नेशनल प्रेस डे और उसकी 2025 की थीम से शुरुआत करें। बॉडी के पहले हिस्से में ईज ऑफ बिजनेस के पक्ष में पॉइंट्स लिखें, जैसे प्रेस सेवा पोर्टल का जिक्र करें, कॉलोनियल लॉ को रिप्लेस करने की बात करें। और दूसरे हिस्से में It is signals a shift from retrospective financial auditing to prospective performance auditing. Discuss the significance and challenges of this mandate in achieving good governance in urban local bodies, ULBs. इसका इंट्रोडक्शन ऑडिट दिवस और परफॉर्मेंस ऑडिटिंग की परिभाषा से करें। बॉडी के पहले हिस्से में इसके महत्व को समझाएं। 74th अमेंडमेंट के अकाउंटेबिलिटी गैप को भरना, आउटकम फोकस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विकसित भारत के लिए डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को मजबूत करना। और चुनौतियां, बॉडी के दूसरे हिस्से में चुनौतियों का विवरण दें, डेटा गैप्स, ULBs की क्षमता की कमी और ईज ऑफ लिविंग को मापने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क की कमी। कंक्लूजन में इसे एक जरूरी सुधार बताते हुए फाइनेंस कमीशन ग्रांट से जोड़ने का सुझाव दें। तीसरा सवाल GS3 सिक्योरिटी से है। TATP के खतरे पर। The confirmation of triacetone triperoxide TATP in the recent Delhi blast indicates a significant shift in terror tactics. Analyze the challenge posed by TATP and other homemade explosives HMEs to India's internal security apparatus. इंट्रोडक्शन में TATP और AN के मिश्रण का उल्लेख करते हुए इसे एक नॉलेज बेस्ड थ्रेट बताएं। बॉडी में TATP से जुड़ी चुनौतियों को पॉइंट्स में समझाएं। 1. आसान प्रिकर्सर से बनना। 2. डिटेक्शन में मुश्किल क्योंकि ये नाइट्रोजन फ्री है। 3. नॉलेज प्रोलिफरेशन के कारण इसका डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेरर होना। कंक्लूजन में एक मल्टी प्रोंग्ड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स का सुझाव दें। प्रिकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग। और आखिरी सवाल GS1 कल्चर से। द रिटर्न ऑफ द वृंदावनी वास्त्रा इज मोर देन एन आर्टिफैक्ट जर्नी, इट इज अ रिवाइवल ऑफ अ कल्चरल फिलॉसफी। Discuss the cultural significance of the Vastra in the context of Srimanta Shankara Deva's Ekasarana Dharma. शानदार। अब समय है आज की क्विज का।
with reference to the World Press Freedom Index 2025, which of the following statements are correct? 1. It is published by the Press Council of India, PCI. 2. India's rank in 2025 is 151st. 3. The 2025 National Press Day theme is based on the findings of this index. A, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 2 and 3 only, D, 1, 2 and 3. इसका सही जवाब है B2 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF प्रकाशित करता है, न कि PCI। स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि थीम PCI निर्धारित करती है, ये सीधे इंडेक्स के फाइंडिंग्स पर आधारित नहीं होती, हालांकि दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, द टर्म एकासराना धर्मा recently in the news refers to A, a 16th century Neo-Vaishnavite reform movement in Assam, B, an indigenous faith of Arunachal Pradesh, C, a method of weaving endangered Assamese textiles, D, the legal code governing the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act. सही जवाब है ए। एकासराना धर्मा श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित 16वीं 16th सेंचुरी का भक्ति केंद्रित नियो वैष्णवाइट आंदोलन है जो एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देता है। तीसरा सवाल, On Audit Divas 2025, the CAG announced a new audit on ease of living. Which article of the Constitution establishes the independent office of the CAG? A, Article 76, B, Article 124, C, Article 148, D, Article 324. सही जवाब है C, Article 148। Article 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से और आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चौथा सवाल, The confirmation of TATP in the Delhi blast is a significant security concern primarily because A, it is a highly potent nuclear material, B, it is a nitrogen-free explosive making it difficult to detect by older scanners, C, it can only be manufactured by state actors, D, it is a secondary explosive requiring RDX to detonate. इसका सही जवाब है B। TATP एक रासायनिक विस्फोटक है, न्यूक्लियर नहीं। ये होममेड है, इसलिए कोई भी बना सकता है। ये खुद एक प्राइमरी एक्सप्लोसिव है। इसका मुख्य खतरा यही है कि ये नाइट्रोजन फ्री होने के कारण पुराने नाइट्रोजन बेस्ड बॉम्ब डिटेक्टरों को चकमा दे सकता है। और आखिरी सवाल, द रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 case is a landmark judgment related to A, the CAG's power to audit urban local bodies, B, the Press Council's power to censor media, C, the interpretation of propagate and Article 25, D, the repatriation of cultural artifacts from the UK. सही जवाब है C। यह केस भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता की बहस में केंद्रीय है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 25 के तहत धर्म का प्रोपोगेट करने के मौलिक अधिकार में दूसरों को कन्वर्ट करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए याद रखने हैं, प्रेस फ्रीडम और PRP एक्ट 2023 के बीच का संतुलन, CAG का परफॉर्मेंस ऑडिट की ओर बढ़ना और आर्टिकल 148 से 151, टेक पे का खतरा और होममेड एक्सप्लोजिव्स की चुनौती, वृंदावनी वस्त्र, श्रीमंत शंकरदेव और एक सरन धर्म, और DPDP रूल्स का 18 महीने का डिफर्ड रोल आउट। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।